हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, हम इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जेएससी प्रवक्ता मेंस सभी की। उसी के कड़ी में दोस्तों हमने जीडीसी 2020 का जो उत्तर प्रदेश का प्रश्न था उसी को लेके इस कड़ी में हम आगे बढ़े हैं। आज का ये पहला प्रश्न 82 डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोरलोर शब्द के समीचीन हैं। कौन है? लोकयान, लोकवार्ता, लोक संस्कृति की रूपरेखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो है कि फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है, तो ये कौन है? लोक संस्कृति की रूपरेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सी नंबर। अब आप देखेंगे इनकी व्याख्या, फटाक से आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोक लोर शब्द के लिए लोक संस्कृति की रूपरेखा समीचीन है। लोक संस्कृति शब्द से के जन्म की कथा, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। लोक साहित्य तथा लोक संस्कृति में अंतर। हिंदी में फोर लोर का समानार्थक शब्द है। दोस्तों ये अलग से भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप इन्हें अच्छे से समझिएगा। शब्द लोक संस्कृति के विराट स्वरूप की मीमांसा की गई है। लोक साहित्य लोक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यहाँ इसका अविच्छिन्न अंग अथवा अवयव है। जब से लोक साहित्य का भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन के लिए प्रवेश हुआ, तब से इस विषय को लेकर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न हो। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय के भेद हैं? आपने पढ़े होंगे भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। मैं भी अपने वीडियो पे इनके अपने चैनल पे इनके वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर जल्द से जल्द आपके बीच प्रस्तुत करूंगी। ध्यान दीजिए। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति संप्रदाय के भेद हैं। किसके हैं वक्रोक्ति? तो वक्रोक्ति को जो है इसके आचार्य कौन है? कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तथ्य स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा कहा। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत व्यापक है, समन्वयशील सिद्धांत है। इनकी उद्भावना के मूल में अलंकार सिद्धांत की परंपरा के साथ ध्वनि सिद्धांत, कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत में संपूर्ण काव्य को स्वीकृति मिली है। कुंतक के सिद्धांत आप देखेंगे ना, कुंतक के जो सिद्धांत में बल भले की कला पक्ष में हो, पर ध्यान दीजिए, भले की कला पक्ष पर हो, पर उनकी व्याख्या के अंतर्गत वस्तु पक्ष तथा भाव पक्ष का पूरा समाहार है। निम्नलिखित, ध्यान दीजिए 84 नंबर का प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो आप अभी सब जान रहे होंगे। पावस पयोधी, वर्षा विनोद, वेणु गीत, गीत गोविंद। ये सारी रचना भारतेंदु की आपको नई लग रही होगी दोस्तों, लेकिन इन्हें आप नोट डाउन करें। ठीक है, तो पावस पयोध ये उनकी रचना नहीं है। अब रचना है किसकी? गोविंद गिल्ला भाई की। एक समय था जब गुजरात में ब्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका प्रचलन वैष्णवों में बहुत है। गोविंद गिल्ला भाई का जन्म 1905 में भावनगर रियासत के अंतर्गत सिरोह नामक स्थान पर हुआ था। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का अच्छा संग्रह था। भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला था। ब्रजभाषा की कविता इनकी बहुत सुंदर है, पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ के नाम हैं नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी, सट ऋतु, पावस पयोनिधि, समस्या पूर्ति, प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद, श्लेष चंद्रिका, प्रारब्ध पचासा, प्रवीण सागर आदि। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे। महिला रचनाकार की कृतियां अपने संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? ये भी प्रश्न आपके लिए नया होगा दोस्तों। तो किसके लिए है? अनामिका के लिए। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। अब आइए अनामिका के बारे में फटाफट नोट कीजिए। उपर्युक्त कथन की लेखिका अनामिका हैं। अनामिका हिंदी की कवयित्री हैं।
उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राज्यसभा परिषद पुरस्कार, देखिए कौन सा पुरस्कार, राज्यसभा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान भारत भूषण अग्रवाल केदार सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1921 में इनको टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी मिला था। तो अनामिका को टोकरी में दिगंत, ये भी प्रश्न आपसे करंट में भी पूछा जा सकता है, टोकरी में दिगंत, ठीक है। अब आगे देखिए मृणाल पांडे के बारे में थोड़ा सा फटाक से। मृणाल पांडे भारत की एक पत्रकार, लेखिका एवं भारतीय टेलीविजन की जानी मानी हस्ती। अगस्त 2009 तक वे हिंदी दैनिक हिंदुस्तान की संपादिका थी। वे हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी प्रकाशन समूह की सदस्य थी। इनके अतिरिक्त वो लोकसभा चैनल के साप्ताहिक साक्षात्कार कार्यक्रम बातों बातों में का संचालन भी करती थी। ममता कालिया एक प्रमुख भारतीय लेखिका। वे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता और पत्रकारिता अर्थात साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हस्तक्षेप रखती हैं। हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उनकी उपस्थिति 7वें दशक से निरंतर बनी है। लगभग आधी सदी के कालखंड में उन्होंने 200 से अधिक कहानियों की रचना की। डॉक्टर प्रभा खेतान को एक बार अच्छे से देखें। डॉक्टर प्रभा खेतान प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवयित्री, नारीवादी, चिंतन एवं समाज सेविका थी। उन्हें कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एकमात्र महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। वे केंद्रीय हिंदी संस्थान की सदस्य थी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप जो है कि यकीन कीजिए कि वीडियो बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, जहाँ से आपको प्रश्न तो जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर का। कलिकुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो नरहरि, बाराहट, ईश्वरदास, अग्रदास, नाभादास। तो आप सभी इन सभी लेखकों को अच्छे से पढ़ा होगा कवि को, ठीक है। उपर्युक्त नाभादास है, इनका आंसर क्या है? नाभादास, ठीक है, डी नंबर। कलिकाल के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए वाल्मीकि जी तुलसी जी के रूप में प्रकट हुए। तो आप सभी जानते हैं तुलसीदास जी वाल्मीकि का जो रामायण था उसी का क्या किया है? परिवर्तन कर दिया। मतलब वो वाल्मीकि का जो रामायण था वो संस्कृत भाषा में था, तो संस्कृत भाषा क्लिष्ट थी, लोग उनको अच्छे से नहीं जान पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। तुलसीदास जी ने क्या किया? लोगों की भाषा में कर दिया। जैसे अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस का क्या किया? रामचरितमानस को लिख दिया। फिर क्या हुआ? वो हर घर में पूजे जाने वाली और एक सुप्रसिद्ध जो है कि इनकी किताब बन गई। लोग अपने घर में उसकी पूजा कर रहे हैं, लोगों के जनमन में वो उतर चुकी है, ठीक है। तुलसीदास को भी लोग अच्छे से जानने लगे, ठीक। जबकि वाल्मीकि रामायण को ही इन्होंने क्या किया? परिवर्तित किया दूसरी भाषा में, अब वो हर घर में पूज्य है, ठीक है। भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास जी शिष्य नाभादास के विशिष्ट स्थान है। अंतः साक्ष्य के अभाव में इनकी तथा मृत्यु की तिथियां अनिश्चित है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल और की टीका प्रियादास जी ने संवत 1769 में 100 वर्ष बाद लिखी थी। इस आधार पर नाभादास का समय 17वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध के बीच माना जाता है। नाभादास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। अष्टयाम भी पूछा जाता है, भक्तमाल भी पूछा जाता है और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आप सभी को फटाक से कर लेंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो बताइए। ईचू ऐसा नाम तालु, च ये तालु से है, ठीक है। द तो अभी जानते हैं मूर्धा है। क क्या है? कंठ है। भ इसे आप कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं, फटाक से आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। उपर्युक्त में कंठ ध्वनियाँ हैं। भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ध्वनि किसे कहते हैं, तो भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। और दूसरा प्रश्न बनेगा ध्वनि का ही प्रतीक रूप वर्ण है। इन भाषाओं की भांति हिंदी भाषा के सभी अपने वर्ण हैं, ठीक है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, मूल 44। चलिए छोटी परीक्षा में पूछा जाएगा, 52 ही बताइएगा। हिंदी के संपूर्ण वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर व्यंजन, स्वर के अंतर्गत आप सभी जानते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन, जो व्यंजन वर्ड में आएंगे, सॉरी स्वर में नहीं व्यंजन में। स्वर्ण और व्यंजन 2 बांटे गए हैं, ठीक है। और दोनों में स्वर की कुल संख्या 33 है और व्यंजन की स्वर की कुल संख्या कितनी है भाई?
आप लोग बताएंगे। संस्कृत में 9 है, हिंदी में कमेंट कीजिए। और व्यंजन की कुल संख्या 33 है। 33 में स्पर्श है 25, अंतस्थ है 4, उष्म कितने हैं 4, संयुक्त 4। अब देखिए, अब आप देखेंगे ना स्वर, स्वर कितने पे हैं, तो ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, प्लुत स्वर। ठीक, तो एक मात्री द्विमात्री, दीर्घ का को द्विमात्री भी कहते हैं, ह्रस्व को एक मात्री कहते हैं, प्लुत को त्रिमात्री स्वर कहीं कहीं कहा जाता है, संस्कृत में पूछा जाएगा तो। अब आगे ध्यान दीजिए, जिन वर्णों के संयुक्त वर्ण बनते हैं उनका अलग करके उनका उच्चारण स्थान ज्ञात करने से संयुक्त वर्ण का उच्चारण प्राप्त हो जाता है। जैसे इयं गणना नाम नासिका च, संस्कृत में इसको कहते हैं ना नासिका से इसका उच्चारण होता है। जिस मतलब क वर्ग में है, अंग है, तो कंठ से भी होगा, नासिका से भी होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा। नासिका पंचम वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ भी दिया रहे तो वहाँ पर इन पांचों उच्चारण स्थान नासिका ही होगा, इनके न रहने पर पांचवा वर्ग होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा, बाकेलाल चतुर्वेदी। तो कौन है भाई? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, ये भी चक्कर चोरी, अभी आपने उपन्यास नेट में भी तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गोपाल राम गहमरी हिंदी के महान लेखक, उपन्यासकार तथा पत्रकार थे। उन्होंने 38 वर्ष तक बिना किसी सहयोग से जासूस नाम की पत्रिका निकालते रहे। 200 से अधिक उपन्यास लिखे, सैकड़ों कहानियाँ ठीक है, कहानियाँ के अनुवाद किए। यहाँ तक कि आप जब ध्यान देंगे ना तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रांगदा काव्य का भी पहली बार हिंदी अनुवाद गहमरी जी द्वारा किया गया था। गहमरी जी द्वारा रचित उपन्यास और प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज तथा गुप्त भेद इनके प्रमुख जासूसी उपन्यास थे। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सभी जानते हैं, सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना की प्रमुख रचना है, 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतिक काव्य है। हेमचंद द्वारा जैन धर्म संबंधी के उपदेश कुमारपाल को दिया गया था। इन्हीं का संग्रह है सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ किया गया। ठीक है, इस ग्रंथ में प्राकृत के बीच बीच में अपभ्रंश का भी प्रयोग है, जबकि कुमारपाल चरित हेमचंद सूरी की रचना है। याद रखिएगा, अलग अलग नोट डाउन कीजिएगा। लगभग 1089 से 1173 के बीच इस ग्रंथ की रचना हेमचंद सूरी द्वारा किया गया। 20 सर्गों में विभक्त इस ग्रंथ से गुजरात के चालुक्य वंशी शासकों से विस्तृत इतिहास की जानकारी मिलती है। 20 सर्गों में प्रथम 12 सर्ग संस्कृत भाषा एवं अंतिम 8 सर्ग प्राकृत भाषा में लिखे गए। इस ग्रंथ को द्वैश्रम भी कहा जाता है। ये यूजीसी नेट का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके लेखक कौन है? हेमचंद। ठीक है, ये पूछा गया था 2021 वाले में, जो हुआ था जनवरी में। ठीक है, एक साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था कि द्वैश्रम किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की। ठीक है, याद रखिएगा। हेमचंद्र सूरी श्वेतांबर परंपरा के एक महान जैन दार्शनिक तथा आचार्य थे। न्याय, व्याकरण, साहित्य, सिद्धांत, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, योग आदि विषयों के प्रखर विद्वान थे। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा कवि थे। इनकी अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया गया। कलिकाल सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। तिष्ठिसला का पुरुष चरित, वीर राग स्रोत इनकी प्रमुख रचना है। दोस्तों सेंटेंस थोड़े क्लिष्ट भाषा में है, उच्चारण में कोई त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, जीडीसी का आज अंतिम प्रश्न दोस्तों कई वीडियो में बना, और सारे वीडियो मैं क्रम से लगा दूंगी, आप इन्हें क्रम वाइज जरूर देखिएगा। तो 90 नंबर का प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आज का, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया। तो प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका प्रभा खेतान है। उपनिवेश में स्त्री जीवन के 2 पक्ष के बारे में
है। एक स्त्री का दूसरा उपनिवेश का मतलब जब एक शादी से पहले शादी के बाद, न इस उपनिवेश को समझना आसान है और न ही स्त्री को। अगर यह उपनिवेश वही होता जिसमें 20वीं सदी के मध्य में कई देशों सभ्यताओं से मुक्ति पाई थी, तो शायद इसे राजनीति और आर्थिक परतंत्रता की संरचना करार दे सकते थे। यदि यह उपनिवेश वही होता जिसमें लड़ने के लिए राष्ट्रवादी क्रांतियां की गई थी, तो शायद इसे के खिलाफ उपनिवेशवाद विरोध प्रत्यय की रचना आसानी से कर सकते थे। यह तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, वित्त, पितृसत्ता, इतर लिंगी यौन चुनाव और पुरुष वर्चस्व की ज्ञान मीमांसा का उपनिवेश है, जिसकी सीमाएं मनो जगत से व्यवहार जगत तक तथा राजसत्ता से परिवार तक फैली हुई हैं। तो दोस्तों जीडीसी 2020 में कुल आए थे 90 प्रश्न। 90 प्रश्न को हम कवर कर लिए दोस्तों। आज जीडीसी का ये पेपर जो है कि यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरल पे बात करेंगे जो 2021 का प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू लेकर आपके बीच आऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।